Hello students, welcome to the amazing platform of Physics Wala. Welcome to the Arjuna NEET Fast Track Batch, my dear students. तो यार थर्मोकेमिस्ट्री हमने इतना पढ़ लिया कि हम ना 9th लेक्चर पे आ गए हैं. थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री, राइट? यस. तो एक खुशखबरी दे देती हूँ, आज ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा. जो मेजर एंथैल्पीज हैं वो सारी हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कुछ थोड़ी बहुत एंथैल्पीज रहेंगी जो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मेजर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि कल वाली एंथैल्पीज पढ़नी नहीं है, पढ़नी है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट क्लास में जब हमने एंथैल्पी शुरू किया था मैंने आपको ये बताया था कि एक रिएक्शन की एंथैल्पी होती है जिसको हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब वो कोई भी रिएक्शन हो, कोई नहीं फर्क पड़ता, हर एक रिएक्शन की एक रिएक्शन एंथैल्पी होती है, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब किस तरह की रिएक्शन है उसके बेसिस पे एक अलग अलग नाम होते हैं एंथैल्पीज के. जैसे कि अगर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं, राइट? यस. अगर अब इसकी भी कुछ कंडीशंस है कि ऐसे थोड़ी है कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा और आप उसको कह दोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस थी. आई होप आप सभी को याद होगा कि जब आपने एंथैल्पी ऑफ कंबशन, हमने फॉर्मेशन की बात की थी सबसे पहले, तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हो तो वो बेटा कब आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकती है? जब आपका रिएक्शन इस तरह का हो जिसके अंदर 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो, राइट? जब आपका 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा तब आप उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो. पहली कंडीशन तो ये थी. दूसरी कंडीशन थी बेटा कि वो जिससे बन रहा हो वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि आपको जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसमें चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में, ठीक है? यस. और मैंने आपको मोस्ट स्टेबल स्टेट भी बताई थी, आई थिंक सारी याद होंगी. एक हमने आई थिंक हमने नहीं डिस्कस किया, वाटर की ना बेटा लिक्विड स्टेट जो होती है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है. तो वाटर की इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होता है वो 0 होता है. अब देखो यार, जो चीज एकदम स्टेबल फॉर्म में है उसका फॉर्मेशन करने में कोई एंथैल्पी थोड़ी लगी होगी, वो तो 0 ही होगी, राइट? बाकी मैंने आपको सारी डिस्कस करवा दी थी. इसके बाद में हमने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसके बाद हाँ, एक ये याद कर लो, अगर आपको कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है और आपको रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दी हुई हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? समेशन करते हो ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स की होती है बेटा, माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है? हाँ. और भी मैंने आपको एक चीज बताई थी इसके अंदर, मैंने कहा था कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस होती हैं वो मोस्टली नेगेटिव होती हैं, लेकिन जिसके अंदर N2 गैस प्रेजेंट हो वो बेटा पॉजिटिव होगी, क्योंकि N2 इतना स्टेबल होता है कि उससे कोई और नया कंपाउंड बनाने में आपको बाहर से एंथैल्पी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है? यस. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया. दिस वाज समथिंग व्हिच वी डिस्कस्ड अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर आते हैं क्योंकि हमें उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं. तो जो नेक्स्ट है वो हमने डिस्कस करना शुरू किया था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. एंथैल्पी ऑफ कंबशन जिसे आप डेल्टा एच सी नॉट भी बोलते थे. इसको स्टैंडर्ड लिख लो क्योंकि हम तो सारी की सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास में एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड का ही लेते हैं, जैसे कि C+O2 जो है वो आपको CO2 दे रहा है, ठीक है बेटा? तो यहां पे जो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, ये बात तो आपको पता ही है, हर एक रिएक्शन का अपना एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा. अब ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कब बन सकता है? जब आपके पास में जो जिसका कंबशन हो रहा है वो बेटा क्या हो?
1 मोल हो, यानी कि ये आपको अब 1 मोल चाहिए, ये आपका 1 मोल होगा तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हो। कार्बन का हो सकता है, CH4 का हो सकता है, किसी का भी कंबशन हो सकता है। अब कार्बन भी, ग्रेफाइट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि स्टेबल स्टेट में हो। कोई भी स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट का कंबशन आप देख सकते हो। कंडीशन ये है कि वो 1 मोल होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस के साथ उसका कंबशन होना चाहिए, ठीक है। यस। और बेटा अगर आपको कोई एक रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन के अंदर आपको सभी एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ कंबशंस दिए हुए हैं, तो मैम हम उस रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं? तो बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था कि आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन सब का समेशन कर लो, माइनस बेटा आपको समेशन करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशंस ऑफ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें गलती नहीं करने का है। वो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स था जब आपने फॉर्मेशन दिए हो, तो अगर कंबशन दिए हुए हैं एंथैल्पीज तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बेटा जो भी आपका एंथैल्पी H होता है, ये बेटा ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये क्या होती है मैम, अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो जितने मोल्स होंगे उसके हिसाब से आपकी वैल्यू आएगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको ये लिखना है, लिख लो, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब लिखवाया था, ठीक है। ओके चलो भाई अब कुछ सवाल करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2, यानी कि कार्बन टू CO2 कैसे बन सकता है, इसी तरीके से बन सकता है, ठीक है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5। अगर हीट ऑफ कंबशन बोला हुआ है तो अंडरस्टूड है कि ये 1 मोल है, ये O2 गैस है, ठीक है। तो बेटा यहां पे आपका जो डेल्टा HR है वो आपका डेल्टा H नॉट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन के इक्वल है, और ये वैल्यू जो है वो आपको -393.5 दी हुई है, ठीक है। द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2 फ्रॉम upon the formation of 35.2 grams of CO2 from the carbon and oxygen gas will be, ठीक है। यस, अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे इसको आपको बोला गया है दैट इट इज किलो जूल पर मोल। अब ध्यान से सोचो मैम जब मैं इस पूरी चीज को देख रही हूं तो मैं ये कह सकती हूं कि 1 मोल जब आपका CO2 फॉर्म हो रहा है तो मैम जो एंथैल्पी आ रही है वो कितनी आ रही है, -393.5। और हमसे पूछा है कि 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2 होता तो कितनी एंथैल्पी होती, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो बेटा, अगर 1 मोल आपके पास CO2 है तो क्या आप कह सकते हो दैट मास of 1 mole of CO2 is equal to how much, 44 grams per mole। ये याद है 1 मोल का मास 44 ग्राम्स होता है, आपने यहाँ 1 मोल लिख दिया तो यहाँ पे पर मोल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 मोल CO2 जब फॉर्म होता है तो आपकी मतलब काइंड ऑफ तो ये फॉर्म भी हो रहा है ना, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखें तो मैम CO2 बन भी तो रहा ही है। यस मैम, रिएक्शन तो ये दी हुई है लेकिन CO2 का फॉर्मेशन भी तो यहीं से होता है। तो मैम इतना मोल ऑफ CO2 बनने के लिए -393.5 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहां से आप बोल सकते हो दैट 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्स हाउ मच एनर्जी, -393.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम CO2 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी मैम, 1 ग्राम CO2 के लिए हमें -393.5 अपॉन 44 रिक्वायर्ड होगी, है ना। यस, और बेटा आपको मास कितना दिया हुआ है, 35.2 ग्राम्स। तो 35.2 ग्राम CO2 के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा, -393 अपॉन 44 इंटू कितना है 35.2 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इतने किलो जूल आपको एनर्जी रिक्वायर्ड
होगी, ठीक है। यस, तो कितनी रिक्वायर्ड होगी? -393.5 अपॉन 44 इंटू 35.5। अब इसको आपको सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बात तो दिख रही है, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। दो आंसर्स आ गए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। यस, तो इसको सॉल्व कर लेना और देख लेना कि क्या आंसर आ रहा है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा, इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो ये लिख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? आई वांट कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा पाऊं ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। देखो कैलकुलेशन तो तुम खुद कर लोगे, आई नो, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट तभी समझ आएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हीट ऑफ कंबशन डेल्टा H फॉर कार्बन सॉलिड, H2 गैस एंड CH4 गैस आर। आपको इन सभी के हीट्स ऑफ कंबशन दिए हुए हैं, आपको ऐसा दिया हुआ है, देखो डेल्टा HC नॉट वैल्यूज आपको दी हुई हैं। कार्बन सॉलिड की कितनी दी हुई है? -94, ठीक है। H2 गैस की कितनी दी हुई है? -68, ठीक है। और क्या है? CH4 गैस, और CH4 गैस की कितनी दी है? 213, ठीक है, तो 213 दी हुई है। देन डेल्टा H फॉर, आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना है, ठीक है। तो अगर आप इस रिएक्शन को लिखो बेटा, तो रिएक्शन है आपके पास में कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस gives you CH4 गैस। अब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा HR निकालना है। मैंने आपको बताया था आप इस डेल्टा HR को कैसे कैसे निकाल सकते हो। अगर बेटा आपको इन सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशंस दिए होते, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए होते, तो आप प्रोडक्ट में से इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को सब्ट्रैक्ट करते। पर आपको क्वेश्चन में फॉर्मेशन ना देके उन्होंने कंबशन के एंथैल्पीज दिए हुए हैं, और जब भी कंबशन के एंथैल्पीज दिए होते हैं तो डेल्टा HR जो होता है वो किसके इक्वल होता है? समेशन डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स माइनस समेशन डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ये होता है। तो चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करो। दिस वुड बी रिएक्टेंट्स, बेटा ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स है। कार्बन का दिया हुआ है -94, तो ऐसा लिखना चाहते हो तो पूरा अच्छे से लिख लो, ऑफ कार्बन प्लस 2, क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो जितने मोल्स है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये है -68, तो 2 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ H2 माइनस डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ CH4। अब वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कार्बन की है -94, ठीक है, प्लस 2 इंटू H2 की है -68 माइनस CH4 की है 213, ठीक है। माइनस ये प्लस से दिया हुआ है क्या? ये वैल्यू प्लस में है? नहीं, ये वैल्यू माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ आ रहा है? यस, तो ये आपकी ओवरऑल वैल्यू होगी, ठीक है। दिस वुड बी -94 -68 8 2 16 6 1 6 2 12 13, तो 136 प्लस 213, ठीक है। बस इसको अब सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। सारी की सारी वैल्यूज किलो कैलोरीज पर मोल में है, तो ये वैल्यू भी किलो कैलोरीज पर मोल में आएगी। सिंपल मैथ्स है, प्लस और माइनस और कुछ नहीं है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आएगा कि नहीं? अरे चुटकियों में आएगा, है ना? यस, चलो बहुत बढ़िया, इसको लिखो। लिख लिया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको कार्बन का, आपको H2 गैस का और CH4 के कंबशंस दिए हुए। अरे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कंबशन दिया हुआ है, यहाँ पे कंबशन दिया हुआ है, यहाँ पे कंबशन पूछा हुआ है, पर ये जो है वो बेटा आपको फॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी तक या तो कंबशन दिया होता था या फिर फॉर्मेशन दिया होता था, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट आया है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट्स थिंक कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या सोच सकते हैं? अगर बेटा आपको किसी चीज का फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो मुझे अगर CH4 का फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब CH4 बनने वाली रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, यानी कि मैम अगर ये
CH4 फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मूला डेफिनेशन याद करो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, 1 मोल प्रोडक्ट बनता है तो CH4 जो है वो 1 मोल मेरा बनना चाहिए। और ये 1 मोल किससे बनेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट्स ऑफ आपके जो भी स्टेबल स्टेट्स होंगी इन एलिमेंट्स की उससे, ठीक है। तो यानी कि मैम H2 गैस से बनेगा और मैम कार्बन ग्रेफाइट वाले से बनेगा, ठीक है। तो बेटा मैं इसको कार्बन सॉलिड लिख रही हूं, आप समझ लेना कि ये आप कार्बन ग्रेफाइट की ही बात कर रहे हो, ठीक है, स्टेबल स्टेट की बात कर रहे हैं। अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। एक कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होने चाहिए। अब हमारी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये जो बेटा आपका यहाँ पे डेल्टा HR है, मैं क्या कह सकती हूँ कि ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 के बराबर है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है रिएक्शन। तो ये जो डेल्टा एंथैल्पी चेंज आया है वो एक्चुअली फॉर्मेशन के ही इक्वल है, ठीक है। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन में बेटा इसकी डेल्टा HC कंबशन वैल्यू दी हुई है, इसकी भी डेल्टा HC कंबशन वैल्यू दी हुई है और इसकी भी मान लो डेल्टा HC कंबशन वैल्यू दी होती तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? आप कहते कि मैम हमें पता है कि डेल्टा HR नॉट जो होता है जब हमें कंबशन दिए होते हैं तो डेल्टा HC नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस डेल्टा समेशन डेल्टा HC नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। ये तो हमें पता है, राइट? यस, इसका मतलब है दैट डेल्टा HC नॉट ऑफ कार्बन प्लस डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 डेल्टा HC नॉट ऑफ H2 एंड माइनस में हमें करना पड़ेगा डेल्टा HC नॉट ऑफ CH4, है ना? हाँ, अब मैम आपने अभी हमें बताया कि ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 के ही बराबर है, हाँ कि नहीं? हमने अभी देखा कि यही रिएक्शन की एंथैल्पी एक्चुअल में इसके बराबर है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकती हूं डेल्टा HF नॉट ऑफ CH4? क्योंकि वो एंथैल्पी चेंज तो किसी के भी इक्वल हो सकता है ना। हाँ, तो बेटा ये रिएक्शन लिख सकते हैं बिल्कुल। अब तो कहानी बहुत आसान हो गई। आपको फॉर्मेशन दिया हुआ था Z इज इक्वल टू कंबशन कार्बन का कितना दिया हुआ है -X प्लस 2 इंटू बेटा H2 का कितना दिया हुआ है कंबशन -Y, तो यहां आ जाएगा -Y, ठीक है। और ये आपको फाइंड आउट करना है तो लेट अस से ये -HC नॉट ही है CH4 का, ठीक है। यस, अब बस इसको सॉल्व कर दो यार, बहुत आसान है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या कह दोगे? डेल्टा HC नॉट ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू, ये इधर लाए, इसको इधर लेके गए तो -X - 2Y - Z -X - 2Y - Z, या फिर नेगेटिव कॉमन ले लो X + 2Y + Z, ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ कि नहीं? तो आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना आना चाहिए। फॉर्मेशन दिया है तो एक पर्टिकुलर से रिएक्शन लिख लो, जो ज्यादा दिए हुए हैं उससे आंसर निकाल दो, खत्म, बहुत आसान है, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक तो चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है, सारी चीज हमें क्लियर हुई है। लिख लो इसको पहले। अब बेटा इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता था, ठीक है। कैसे? देखो, ये मेथड 1 है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको कोई और मेथड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबसे सही मेथड होता है जिसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन करना आ जाए। बाय चांस अगर आपको ये नहीं आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कूल्स में आप अगर देखोगे तो ये जो दूसरा मेथड बता रही हूँ वो यूज किया जाता है, पर दूसरा मेथड ना थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये वाला तरीका यूज करो, लेकिन फिर भी अगर किसी को जानना है तो मेथड 2 भी मैं आपको बता देना चाहूंगी, ठीक है। मेथड 2 में करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस आपको जो जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उन सबको, एंथैल्पीज दी हुई हैं, उन रिएक्शंस को ओपन कर करके लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिया है कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी कि मैम कार्बन की कंबशन दी है तो 1 मोल कार्बन होगा, उसको हम O2 के साथ हीट करेंगे तो हमें CO2 मिल जाएगा, और इसकी एंथैल्पी हमें -X दी हुई है, यही दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सेकेंड क्या दिया हुआ है मैम? H2 का कंबशन दिया हुआ है। अगर बेटा H2 का कंबशन दिया हुआ है तो H2
प्लस O2 जो है वो आपको H2O देता है। आपको ये 1 मोल रखना है तो आप इसको हाफ कर सकते हो, है ना? यस। और ये वैल्यू आपको -y दी हुई है, -y दी हुई है। यस, चलो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ CH4, यानी कि इस बार आपको फॉर्मेशन करना है CH4 का। तो अगर फॉर्मेशन का करोगे CH4 का तो मैम यानी कि CH4 यहां बनेगा, और ये किस किस से बनेगा? कार्बन सॉलिड से बनेगा प्लस H2 गैस से बनेगा। और अगर मैं इसको बैलेंस करूंगी तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। इसकी जो मुझे एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है Z, ये मुझे दिया हुआ है Z, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वाली रिएक्शन भी लिख लो जो तुम्हें फाइनली चाहिए, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए। और ये क्या है? कंबशन ऑफ CH4। ये क्या है? कंबशन ऑफ CH4। तो चलो अब CH4 के कंबशन की रिएक्शन को लिखो इधर। CH4 प्लस O2 विल गिव मी CO2 प्लस H2O। ये तो सबको याद होगा, बचपन से करते आ रहे हैं हम। यस मैम, एक कार्बन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है? ये जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? हाँ। अब बेटा ये जो आपने इतनी सारी रिएक्शंस लिखी हैं, लेट अस से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आपको इन तीनों को इस तरह से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है कि आपकी फाइनल रिएक्शन ये आ जाए। इस मेथड में ये करते हैं, क्या करते हैं? इनको इस तरीके से अरेंज करो कि इस तरह की रिएक्शन आ जाए, ठीक है? अब ये तो फिर भी आसान होगी, पर जब बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती है ना, फिर ये सबसे मुश्किल मेथड हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूं ताकि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो जरूर कर पाए। अब देखो, मुझे CH4 चाहिए इस साइड, और यहां पे मेरे पास CH4 है इस साइड, तो पहले तो मुझे इसे उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करूंगी तो ये CH4 हो जाएगा जो कार्बन सॉलिड हो जाएगा, प्लस 2H2 हो जाएगा। और मैंने आपको बात बताया था जब रिएक्शन उल्टी होती है तो ये -Z हो जाएगा, एंथैल्पी के आगे नेगेटिव लग जाता है। चलो दूसरा बेटा आपको CO2 उस साइड चाहिए, तो चलो मैम CO2 तो उस साइड है, और मेरे को वाटर भी उस साइड चाहिए, लेकिन वाटर में मुझे 2 वाटर चाहिए। तो यानी कि बेटा हमें इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ पा रहे हो कि इसकी एंथैल्पी चेंज भी -2y हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, क्योंकि पूरे में 2 मोल्स बढ़ हो गए ना, तो अब ये भी डबल हो जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो, तो यानी कि ये रिएक्शन जो है वो आपकी बन गई है 2H2 प्लस O2, दैट विल गिव यू 2H2O, ठीक है? हाँ, तो और CO2 वाली तो हमें सेम ही चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे O2 आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे O2 आ जाएगा, और यहाँ से CO2 आ जाएगा, ठीक है? यस, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक परफेक्ट है। तो बेटा अगर आप यहां पर इन सब के एंथैल्पीज की बात करेंगे तो ये तो हो गया था -Z, इसको 2 टाइम्स किया तो मैम ये -2y हो गया, और ये वाला सेम ही है तो ये -x ही रह गया, ठीक है? अगर आप इन सबको ऐड करोगे, अगर आप इन सबको ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड कट जाएगा, हाँ, और 2H2 से 2H2 चला जाएगा। यस, तो बचा क्या? CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 O2 विल गिव यू व्हाट? CO2 प्लस 2H2O, यानी कि वही रिएक्शन आ गई जो आपको वहां चाहिए थी। तो अगर सेम रिएक्शन है तो बेटा जब आप इन रिएक्शंस को ऐसे ऐड करते हो तो इनकी सारों की एंथैल्पीज भी ऐड होती हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि जो डेल्टा HC0 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? इन सब के एंथैल्पीज के सम के बराबर। और इन सब की एंथैल्पीज क्या है? -Z, -2y, -x। तो बेसिकली माइनस बाहर ले लो, x प्लस 2y प्लस Z, फिर से वही वैल्यू आ गई जो ऊपर आई थी, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था। तो जब कम रिएक्शंस होती हैं तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब ज्यादा रिएक्शंस होती हैं तो ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? यस, तो आप जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो वाला कर सकते हो। तो प्लीज इसे लिख लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन पता है क्या, एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए क्योंकि आप कभी भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखोगे ना, आप हमेशा उस लैंग्वेज से डर जाओगे। एनसीईआरटीज मतलब उसको इतने इंटेलिजेंट लोगों ने बनाया है, हम उसको बहुत ही ज्यादा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बट इट शुड बी गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर आप उसके क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
कहता द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशंस है। चलो, आफ्टर कंबशन ऑफ CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस, तो बेंजीन का कंबशन हो रहा है यानी कि C6H6 का कंबशन हो रहा है बेटा, और आपको CO2 और H2O मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ 6 कार्बन आ जाएंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 6 2 12 13 14 15, तो यहाँ पे बेटा 15/2 आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग में सिखा चुकी हूँ, तो मैं बार बार नहीं सिखाऊंगी। आर प्रोड्यूस्ड एंड इतना किलोजूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड, यानी कि बेटा यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो होगी इस पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज वो कितना दिया हुआ है 3267 किलो जूल। अब आप कहोगे मैम ये ना प्लस का होगा, मैं कहती हूं ये माइनस का होगा। क्यों? ध्यान से पढ़ो, इतना किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। बेटा जब हीट लिबरेट होती है, जब हीट बाहर दी जाती है तो साइन ना माइनस लगाते हैं। देख रहे हो, एनसीईआरटी ने तुम्हें बता भी दिया कि नेगेटिव है और लिखकर भी नहीं दिया, तो तुम सबसे पहली गलती तो यही करोगे। तो यहां पे वर्ड्स के थ्रू भी समझना है कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद कहता कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6, आपको इसका फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहां गया कैलकुलेट दिस फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, कर लेंगे। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस, आपको CO2 और H2O के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि सारों के आपको फॉर्मेशंस दिए हुए हैं और पूरी एंथैल्पी चेंज भी आपको दिया हुआ है ना, ये आपको पूरा एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। मैं ये कह सकती हूं कि मैम अगर हम डेल्टा HR की बात करें तो दैट शुड बी इक्वल टू समेशन, इस बार सारे फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, तो यानी कि डेल्टा H फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन दिया होता है तो प्रोडक्ट्स पहले आता है और समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर्मेशन वाले टाइम पे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स होता है, कंबशन वाले टाइम पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। बार बार बोल के याद करा रही हूं। ठीक है, तो यानी कि मैम ये वैल्यू हो जाएगी, प्रोडक्ट्स में है मेरे पास CO2 और H2O, तो 6 इंटू CO2 का फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कितना -393.5, तो यानी कि मैम -393.5 प्लस आपके पास में H2O कितना है 3 H2O है, तो यानी कि 3 इंटू कितना दिया हुआ है H2O का -285.83 -285.83, ठीक है, इतना दिया हुआ है। यस, माइनस बेटा अब आएगा रिएक्टेंट वाली साइड। रिएक्टेंट वाली साइड आपके पास डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C6H6 होना चाहिए, अब वो तो है ही नहीं, तो ये ऐसे लिखा आएगा। और बेटा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है तो वो 0 होगा। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यस, परफेक्ट है, प्लस होना चाहिए, वैसे तो जितना भी पार्ट है सारा 0 होगा, तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत से बच्चे मुझे ये कहेंगे कि मैम क्या ये तरीका सही है? ओ बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू, ये जो डेल्टा HR की वैल्यू आपको दी हुई है -3267 है ना, बस इसको सॉल्व करो और आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ C6H6। अब क्वेश्चन को देख के तो बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर था मुश्किल क्या? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, राइट? यस, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने सक्सेसफुली सही इक्वेशन बना ली ना, एंथैल्पीज की समझ आ गई ना, फिर तो बेटा थर्मोकेमिस्ट्री से आसान कुछ है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस करना है, सिर्फ प्लस और माइनस करना है ना। यस, इसको लिखो, मैम को प्यास लग गई, पानी पिएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे यार। ओके, तो यहां तक लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ेंगे यार। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम नेक्स्ट एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है उसको समझ लो, क्योंकि यही 2-3 एंथैल्पीज है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब तो आप 2 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, अब बेटा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है उस चीज को समझो। पहले तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, उसके बाद में ये सब अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब देखो, अगर मैं तुमसे कोई भी बॉन्ड की बात करती हूँ, लेट अस से मैंने बोला ब्रोमीन का बॉन्ड, ठीक है, ब्रोमीन का अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं बेटा,
तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगता है उसे कहा जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी। इस बॉन्ड को बेटा तोड़ने के लिए आपको कितना एनर्जी लगेगा वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, यस, चलो मैम इतना समझ आ गया बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सोच के बताना, मुझे सोच के बताना, तुम अपने फ्रेंड, तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, तुम दोनों की दोस्ती नेक्स्ट लेवल है, कोई तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ सकता। अगर तुम दोनों की कोई दोस्ती नहीं तोड़ सकता है तो बेटा तुम लोगों को, अगर तुम लोगों की लड़ाई करवानी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, मतलब बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, लोगों को कश्मकश करने पड़ेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो तुम्हारी दोस्ती टूटेगी, और वो भी गारंटी नहीं है कि टूटेगी कि नहीं टूटेगी, मतलब बहुत मेहनत लगेगी, है ना। हाँ, तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो कि जब भी कोई बॉन्ड को तोड़ना होता है, जब भी कोई बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उसमें हमेशा एंथैल्पी बाहर से देनी पड़ती है। वो कभी भी खुद से खुशी खुशी बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, तुम कभी भी खुशी खुशी अपने दोस्त से दोस्ती नहीं तोड़ोगे, कोई तुम्हारे में फूट डालेगा तभी तुम अपनी दोस्ती तोड़ोगे ना। सेम उसी तरह से अगर कोई बॉन्ड को तोड़ना है तो यहां से एनर्जी देनी पड़ेगी, और क्योंकि बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम कहते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों बॉन्ड एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि हीट बाहर से देनी पड़ती है, जो मॉलिक्यूल है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इतना समझ आया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो, पहली चीज तो हमेशा ये याद रखनी है कि बॉन्ड एंथैल्पीज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा बाहर से एंथैल्पी देनी पड़ेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है बेटा कि अब ना बॉन्ड बहुत सारी तरह से टूट सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास में ऐसे ब्रोमीन ब्रोमीन हो, आपको पता है कि इन दोनों ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं, लेकिन अगर आप इनका बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि ये दोनों एक लेके चले जाए तो एक Br+ बन जाएगा और एक Br नेगेटिव बन जाएगा। यहां पे जब दोनों ने दोस्ती करी तो दोनों ने इक्वल एफर्ट किए। ठीक है, अब जब दोनों दूर दूर जा रहे हैं तो एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, ये तो गलत चीज है ना। इस तरह के बॉन्ड फिजन को कहते हैं हेट्रोलिप्टिक। क्या कहते हैं, हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, हेट्रोलिप्टिक बॉन्ड तोड़ने को मतलब जब अलग अलग होता है ना कि आयंस फॉर्म होते हैं तो वो आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। ठीक है, और अगर आप सोचो कि ब्रोमीन और ब्रोमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, एक इसको मिल गया एक इसको मिल गया, दोनों खुश हैं, सब कुछ सही है, परफेक्ट है, तो यानी कि बेटा इस तरह के बॉन्ड फिजन को कहते हैं होमोलिटिक। होमोलिटिक, ठीक है, जिसमें आपको 2 ब्रोमीन मिल जाते हैं, 2 ब्रोमीन रेडिकल्स मिल जाते हैं। तो वैसे तो दोनों तरह के बॉन्ड्स टूट सकते हैं, दोनों तरह के बॉन्ड फिजन्स होते हैं, पर जब हम बॉन्ड एंथैल्पी डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं। हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी बॉन्ड टूटेगा दोनों में इक्वल ही टूटेगा। तो इसीलिए हम जितने भी बॉन्ड एंथैल्पीज पढ़ेंगे उनके अंदर जो फिजन होगा वो आपका होमोलिटिक ही होगा। ठीक है, हमेशा यही होगा। बढ़िया, यस। तीसरा चीज जो बेटा आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी मान लो आपके पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अब मान लो आपके पास 4 दोस्त हैं और चारों आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, यस। अब यार किसी ने आपके दोस्ती तोड़ने की कोशिश की और आपका एक फ्रेंड ले गया। ठीक है, मान लो आपका ये एक फ्रेंड चला गया, तो अब आपके पास में क्या 3 बॉन्ड रह गए, यानी कि आपके पास में 3 दोस्त रह गए। अब आपको दुख होगा, आपको लगेगा कि यार आई मिस माय फ्रेंड, अब मेरे जो बाकी के 3 फ्रेंड्स हैं मैं उनको बहुत अच्छे से रखूंगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर और किसी ने आग लगाई और क्या हुआ, आपका ये वाला फ्रेंड भी चला गया। अगर आपका ये वाला फ्रेंड भी चला गया तो अब आपके पास सिर्फ 2 दोस्त रह गए, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बेटा ये वाले दोस्त को आपसे दूर करने के लिए ज्यादा मेहनत लगी होगी, क्योंकि आपने सोच लिया था कि मैं अपने दोस्त को नहीं जाने दूंगा बाकी के जो रह गए। अब जब वो भी बाय चांस चला गया तो अब आपके पास 2 ही रह गए। जब आपके पास 2 ही रह जाएंगे अब आप कहोगे इनको मैं बहुत संभाल के रखूंगा, ये जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तो अब अगर आप कोई आपकी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करेगा तो आप और ज्यादा उसको अपने पास रोकने की कोशिश करोगे, मतलब कि बाहर वाले को और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस दोस्त को आपसे दूर करने के लिए, है ना। यस, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैम हर एक पॉइंट पे जो बॉन्ड एंथैल्पी है, अगर एक ही एलिमेंट 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसकी हर एक बॉन्ड
की एंथैल्पी अलग होती है ना। हाँ, लेकिन लेट अस से कि ये यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी E1 थी, यहाँ पे लेट अस से E2 थी, यहाँ पे E3 है, ये भी चला गया, अब आपके पास में सिर्फ एक बचा, ये भी तोड़ दिया, तो मान लो ये बॉन्ड एंथैल्पी E4 हो गई। और आपको पता है कि E1, E2, E3, E4 एक जैसे नहीं है, लेकिन जब हम बॉन्ड एंथैल्पीज पढ़ते हैं तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पीज जब तक बॉन्ड बिल्कुल सेम होता है, हम उन सब का एवरेज ले लेते हैं, और हम सोचते हैं कि इतनी ही एनर्जी लगी होगी, हर एक के लिए हम उस एवरेज वैल्यू को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको लेके चलने पड़ेंगे, तभी आप बॉन्ड एंथैल्पी को समझ पाओगे। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लेकर चलते हैं, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सब लिखा हुआ भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं को, लेकिन अपनी भाषा में भी इसको लिख लो। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, कहता है द बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड इन गैसियस स्टेट। अब हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलो इसको भी हम बात कर लेते हैं। अब बेटा जैसे कि जब बॉन्ड बनता है, चौथा पॉइंट समझ लो इसको पहले। अब मान लो कि आपने बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, और मान लो कि आपके पास में लेट्स से आपके पास में Br2 जो है वो लिक्विड स्टेट में है ना। अब आपको इसके बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो आप जब इस ब्रोमीन के बॉन्ड को जो लिक्विड स्टेट में है, जब आप इसको हीट दोगे बेटा, तो पहले में ही क्या ये अपने बॉन्ड को तोड़ लेगा? नहीं, हमेशा जब ये लिक्विड स्टेट में होगा तो पहले ये ब्रोमीन जो है वो अपने गैसियस स्टेट में जाएगा। तो यानी कि जो पहले आपने हीट दी वो उसने अपने स्टेट को चेंज करने में यूज करी, यानी कि गैसियस स्टेट में जाने में यूज की। फिर आप उसको फिर से हीट दोगे, फिर बेटा ये आपके ब्रोमीन गैसियस एटम्स में जाएगा, फिर वो अपने गैसियस एटम्स में जाएगा। बॉन्ड हमेशा गैसियस स्टेट में टूटते हैं, तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो कौन सी हीट होती है? वो सिर्फ ये वाली हीट होगी जिसके बाद में सीधा गैसियस एटम मिले। अगर आप ये वाली हीट को और ये वाली हीट को मिला दो तो बेटा वो बॉन्ड एंथैल्पी नहीं होती है। बॉन्ड एंथैल्पी सिर्फ वो एंथैल्पी होती है जो गैसियस स्टेट में एटम्स को कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम हमेशा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई भी, जैसे कि I2 की बात करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होता है, अगर आप उसको हीट दोगे तो वो पहले I2 लिक्विड में जाएगा, फिर वो बेटा I2 गैस में जाएगा, और फिर वो आपको 2 I बॉन्ड्स देगा। तो यानी कि आपको अगर एटम्स चाहिए, बॉन्ड को तोड़ना है, तो गैसियस स्टेट में ले जाके जो हीट देते हो और फिर आपको एटम मिलते हैं, उसे कहा जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, ये बाकी के जो होते हैं इनको हम बॉन्ड एंथैल्पीज नहीं कह सकते। ओके, यस, परफेक्ट। अब आप पढ़ो, द बॉन्ड एंथैल्पी इज डिफाइंड इन द गैसियस स्टेट ओनली। ये सिर्फ गैसियस स्टेट में डिफाइन होती है, क्योंकि पहले कोई और स्टेट हुई तो वो स्टेट चेंज करने में एंथैल्पी यूज हो रही है, वो बॉन्ड तोड़ने में नहीं यूज हो रही है। ठीक है, सेकंड कहता होमोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड इज कंसिडर्ड। हमेशा आप होमोलिटिक फिजन ही कंसिडर करते हो। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक अ बॉन्ड इन द गैसियस स्टेट इन होमोलिटिक फिजन अंडर अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, यस, ये आपके बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़ने में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लगती है, एंड दैट टू किसमें? होमोलिटिक फिजन में। ठीक है, नेक्स्ट, द सेम बॉन्ड कैन हैव डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। जो हमने पढ़ा था, हम एवरेज लेते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 वाला। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है कि अलग अलग होते हैं, बट जब हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, सेम बॉन्ड्स के लिए, तो हम उसको एवरेज वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो द सेम बॉन्ड कैन हैव डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल एनवायरमेंट। ठीक है, बढ़िया। द मीन बॉन्ड एनर्जी डज नॉट डिफर, इसीलिए आप मीन बॉन्ड एनर्जी लेते हो जो चेंज नहीं होती है फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इसीलिए हम उस मीन वैल्यू को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हीट जो होगी वो हमेशा देनी ही पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए।
आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये सारे अजम्पशंस लेके ही हम बॉन्ड एंथैल्पी को समझ सकते हैं। तो आप ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लिख लो। अब फिर से, जैसे कि कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में आपको बॉन्ड एंथैल्पीज दी हुई हैं, सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पीज दी हुई हैं, और आपको उस रिएक्शन का क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालनी है, जैसे हमने बाकी के दोनों केसेस में पढ़ा था। तो उस केस में बेटा जो आपका डेल्टा एच आर नॉट होता है वो समिशन होता है ऑफ डेल्टा एच, बॉन्ड एंथैल्पी को मैं बीई से रिप्रेजेंट कर रही हूं, यहां पे बेटा पहले रिएक्टेंट्स आते हैं, ठीक है, माइनस समिशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। बिल्कुल ये वाली चीज अगर आपको याद रहेगी तो फिर कभी भी कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं हैं, ठीक है। ये लो, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। ठीक है, अब बेटा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और सारी चीजें एक सेकंड में समझ लेंगे। देखते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी को यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में कार्बन गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन आपके पास में गैसियस स्टेट में है, और आपको CH4 दिया हुआ है, और आपको इस पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी दिया हुआ है, आपको बॉन्ड एंथैल्पी बताना है, ठीक है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस, जो आपको CH4 गैस दे रहा है, और ये वैल्यू आपको इस पूरी डेल्टा एच वैल्यू दी है 1665, ठीक है, इतना समझ आ रहा है, ठीक है मैम। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको किसी रिएक्शन का एंथैल्पी दिया हुआ है, तो डेल्टा एच आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। यस। अब बेटा अगर आप बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट की बात करोगे, आपके पास में कार्बन है, कार्बन गैसियस स्टेट में अकेला पड़ा है, तो क्या उसका कोई बॉन्ड एंथैल्पी हो सकता है? जब मैं अकेली हूं, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, तो मेरी दोस्ती तोड़ने के लिए तो मैं एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगी? नहीं होगी। तो यानी कि ये वैल्यू 0 होगी, ऐसे लिख लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 4 है ना, तो 4 इंटू डेल्टा एच नॉट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा एच। अब देखना, अब बेटा इसको समझने के लिए और अंडरस्टैंड करवाती हूं। मान लो कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, तो बेटा कितनी बॉन्ड एंथैल्पीज हैं? अब देखना, बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड के लिए डिफाइन की जाती है, बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड के लिए डिफाइन की जाती है। इसके 4 CH बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यानी कि इस एक के अंदर बेटा आपकी 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड है आपके पास। कितने हैं? 4 बॉन्ड्स हैं, इसलिए आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे CH के बॉन्ड एंथैल्पी से, ठीक है। तो यानी कि मैम यहां आ जाएगा -4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। तो हम CH4 नहीं लिखते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि कौन से बॉन्ड्स कितने नंबर में हैं। तो इसके लिए आपको ये वाले का पूरा फॉर्म ओपन करके लिखना पड़ेगा। अब देखो, ये वाली वैल्यू तो आपको दी हुई है -1665, दिस विल बी इक्वल टू, अब कार्बन अकेला है, उसका कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो तोड़ने में एनर्जी कहां लगेगी? 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बेटा 4 इंटू, अगेन मैम हाइड्रोजन भी अकेला ही है, किसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा? तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 -4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ CH बॉन्ड। तो आपको CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? आपको यही तो बताना था CH का, तो कैसे निकाल लोगे? अरे बहुत आसान है, माइनस से इसको लिख दोगे -1665 अपॉन में आ जाएगा 4 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, है ना। यस, नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है और वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। किसके बराबर हो जाएगी ये? 1665 को इससे 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, राइट। यस, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब बॉन्ड एंथैल्पी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया यार। तो लिख लो इसको, फिर हम एक और सवाल करेंगे।
लिख लिया। चलो अब हम एक सवाल और कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो, अब बेटा वो तो था बहुत ही सिंपल सा सवाल, ठीक है, वो तो था बहुत ही सिंपल सा सवाल। अगर मैं आपको वैसा ही एक क्वेश्चन देना चाहूं तो लेटर से कि आपके पास में कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन नहीं है, क्या बना रही हूं मैं, लेट से हम बनाते हैं CH3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। लेट अस से कि यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, -x, ठीक है, -x है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन घर पे करोगे, खुद से ट्राई करोगे। आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ किसका कैलकुलेट करना है, CH का कैलकुलेट करना है, ठीक है, CH का कैलकुलेट करना है। एक हिंट, एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है दैट डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड जो है वो मान लो आपका Y है, वो कितना है, Y है, Y किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, अब इसमें ना 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इस बार आपका डेल्टा H एंथैल्पी जो होगा वो कैसे बन जाएगा, डेल्टा H R नॉट, नहीं डेल्टा H R नॉट ही तो होगा ये तो, हाँ, R इज इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की होती, रिएक्टेंट्स की माइनस प्रोडक्ट्स की होती है। मैम इसकी तो कुछ नहीं होगी, तो 2 × 0 प्लस, मैम इसकी भी कुछ नहीं होगी, 6 × 0 माइनस। अब बेटा यहाँ पे आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी है और आपके पास में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी है, समझ आ रहा है ना। इस बार कहानी थोड़ी अलग है, तो यानी कि मैम इस बार हम कहेंगे कि हमारे को माइनस करना पड़ेगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, और CH कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैम इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो यानी कि बेटा इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया। ये वैल्यू आपको -x दी हुई है, ठीक है, ये तो 0 ही है, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी CC की आपको y दी है, तो ये y हो जाएगा, और बेटा माइनस हो जाएगा 6 × डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस, ये -x दिया ना मैंने, हाँ ये भी तो माइनस ही हो गया, हाँ, तो ये हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू -6 डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, यस। तो बेटा ये हो जाएगा -x प्लस y अपॉन में -6, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, यस। अब हो सकता है y की वैल्यू ज्यादा हो या हो सकता है x की वैल्यू ज्यादा हो। अब क्योंकि मैंने तो XY के हिसाब से अपने आप क्वेश्चन बनाया था, तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती थी कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यस, बढ़िया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लिख लो इसको, समझो इसको और लिखो। ठीक है, चलो अब बेटा इसके अलावा आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है जैसे कि आपको सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन एंथैल्पी शायद सबको समझ आ रहा होगा कि सॉलिड से सीधा गैस में जाने वाली जो भी एंथैल्पी होती है, जो भी चेंज इन एंथैल्पी आता है, उसे हम डेल्टा H नॉट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 720 किलो जूल्स, आपको CH के बॉन्ड भी दिए हुए हैं, HH के बॉन्ड भी दिए हैं, और आपको डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक बता रही हूं, उसके बाद में आप कभी कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो आप इसे ट्रिक लिख लो, आप इसे ट्रिक बोल दो, महा मेथड बोल दो, जो बोलना है बोल दो, ट्रिक तो नहीं है, महा मेथड बोल लो, ठीक है। इसी तरह से हमेशा सॉल्व करना, आंसर 1 मिनट में आएगा, ठीक है। ये है भैया महा मेथड। जो भी चीज पूछी होती है उसको सबसे पहले लिख लो, जो भी चीज लिखी होती है उसको सबसे पहले लिख लो, ठीक है। तो मैम मुझे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ CH4, फॉर्मेशन ऑफ CH4 कैसे निकालते थे, CH4 लिखते थे जो 1 मोल बनना चाहिए और सबसे स्टेबल से बनना चाहिए, ओके मैम, तो लिखो भाई CH4 1 मोल बना, ठीक है। किससे बनेगा,
मैम स्टेबल स्टेट यानी कि कार्बन होगा ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट होती है बेटा सॉलिड स्टेट, समझेगा नहीं, यस मैम। प्लस बेटा हाइड्रोजन होता है आपका H2 फॉर्म में, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और वो गैसियस स्टेट में होगा। और मैम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस्ड रिएक्शन चाहिए, ठीक है ओके। तो जो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आएगा वो आपका डेल्टा H फॉर्मेशन, ऐसा बोल सकती हूँ ये डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ही होगा, और एक्चुअल में ये डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन आपके डेल्टा HR के इक्वल ही होगा, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, आप इस रास्ते से जाओ और ये बना दो, चाहे आप ऐसे करके ऐसे जाओ और ये बना दो, आप चाहे दिल्ली ट्रेन से जाओ, आप चाहे दिल्ली प्लेन से जाओ, आप चाहे दिल्ली पैदल चल के जाओ, क्या एंथैल्पी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मैम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैम वो तो स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है। तो बेटा जो यहां से आंसर आएगा वो यहां से घूम के जाओगे तो भी सेम ही सेम पड़ेगा। ओ यस, तो अब आप इस चीज को कर सकते हो। देखो बेटा आपको CH4 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन चाहिए होती है मैम गैसियस स्टेट में, ठीक है, और मैम हाइड्रोजन चाहिए होता है फिर से गैसियस स्टेट में, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी वही होती है जब आप गैसियस स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं और वहां से बॉन्ड्स बनते हैं या फिर बॉन्ड टूटते हैं, गैसियस स्टेट में टूटते हैं, राइट यस। तो बेटा अगर मुझे कार्बन गैस में चाहिए और H2 भी गैस में चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? यस मैम, तो यहां से हमें ये मिल जाएगा। अब समझो इस बात को, अब मुझे जरा अपना गौर फरमा के बताना कि अगर मैं सॉलिड से सीधा कार्बन को गैस में कन्वर्ट कर रही हूं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूं? सब्लिमेशन कर रही हूं, सॉलिड से लिक्विड। सब्लिमेशन एनर्जी मुझे 720 दी हुई है, तो ये मेरा डेल्टा H नॉट क्या है? सब्लिमेशन है, ठीक है मैम। H2 तो H2 ही था, तो ये तो सारा का सारा सेम ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यस। और ये आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। अब बेटा बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सीधी सी बात है मैम, मैं ये कह सकती हूं कि जो मेरा यहां पे डेल्टा H बना है वो किसके बराबर होगा बेटा? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। कार्बन गैसियस स्टेट में है, उसका कुछ भी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं होगा। प्लस मैम H2 जो है वो हमारे पास में, अच्छा हमें ये क्या है बेटा? अरे 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 यस यस यस, गौर फरमाना था, तुमने नहीं फरमाया। तुम्हें बॉन्ड बनाने के लिए ये 4 हाइड्रोजन गैस में चाहिए था कि नहीं? तुम H2 बॉन्ड बने हुए को कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? तुम्हें ये तो गैसीय स्टेट में चाहिए ना, तभी तो तुम्हारा CH4 बनेगा। हाँ मैम, तो यानी कि इस H2 को बेटा इसके अंदर तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो मैम इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 435 किलो जूल एक बॉन्ड के लिए होती है, और आपके पास कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, तो यानी कि 2 इंटू डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना। हाँ, तो अभी भी हम इसी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ये वाले पार्ट में मैम ये 0 + 0 माइनस बॉन्ड एंथैल्पी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 4 इंटू डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि जो आपके डेल्टा H नॉट की वैल्यू आई वो क्या आ गई? -4 इंटू बेटा CH की एक बॉन्ड की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 4 बॉन्ड्स की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दो, 416.25 है ना। हाँ, अब ध्यान से देखना, आप इस रास्ते से जाओ या फिर आप इस रास्ते से घूम के जाओ, ये इस पूरे घूम के जाने वाले रास्ते के इक्वल होना चाहिए। क्या मैं कह सकती हूं दैट डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH4 शुड बी इक्वल टू, यहां से यहां आई, ये भी आया, तो मैम डेल्टा H नॉट ऑफ सबमिशन आ जाएगा, सब्लिमेशन आ जाएगा, ठीक है, कार्बन का, प्लस बेटा 2 इंटू डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ जाएगी, ठीक है, प्लस डेल्टा H वैल्यू आएगी ये वाली, है ना। तो आप इस रास्ते से जाओ चाहे आप ऐसे घूम के जाओ, दिस शुड बी इक्वल टू ये पूरा घूम के जाने वाला पार्ट, तो यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू, ये कितनी वैल्यू दी हुई है सब्लिमेशन वाली? 720 प्लस 2 इंटू
हाइड्रोजन वाली कितनी दी हुई है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है 435, तो यहाँ पे 435 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस, अब देखो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस में है 4 इंटू, ठीक है, तो मैम यहाँ पे लिखो -4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन का है 416.25, बस इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास डेल्टा एच फॉर्मेशन नॉट ऑफ CH4 आ जाएगा। तो आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे आप ऐसे घूम कर जाओ, एक ही बात है। तो आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं ना, तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसे कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। एक अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं टीचर्स आपको, क्यों नए नए नाम सीखने हैं, ऐसे करते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉर्नो हेब्रो साइक्लो। ठीक है, बॉर्न हेबर साइकिल, ऐसे आपको ये सवाल करने होते हैं। कर लोगे, कर लोगे, लिखो इसको बेटा। लिख लिया, चलो अगर ये कर लोगे तो एक ही ऐसा और सवाल करेंगे, एक ऐसा सवाल और करेंगे, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपको इस बार फॉर्मेशन निकालना है CH3 का। ठीक है, मैं आपको बॉर्न हेबर साइकिल बना के दूं या खुद ट्राई करना चाहोगे? देखो होमवर्क है ये, अभी के अभी पॉज करके, जिनको सारा बॉर्न हेबर साइकिल समझ आ गया वो तो खुद से ड्रॉ कर लो। ठीक है, जिनको नहीं आया मैं आपको बॉर्न हेबर साइकिल बना के दे देती हूँ, वैल्यूज पुट करके आंसर आप खुद निकालोगे। ठीक है, यस। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता कि आपको फॉर्मेशन करना है इसका, तो यानी कि मेरे को CH3 और CH3 का फॉर्मेशन करना है। तो ये किससे होगा मैम? कार्बन होना चाहिए सॉलिड स्टेट में, ग्रेफाइट में, और मैम हाइड्रोजन होना चाहिए गैसियस स्टेट में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको ओपन करके लिखोगे तो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे बेटा एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और 6 आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ठीक है, अब ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कार्बन किसमें? गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो 2 कार्बन मुझे गैसियस स्टेट में चाहिए, प्लस मुझे कितने? 6 हाइड्रोजन चाहिए फिर से गैसियस स्टेट में, तभी मेरा ये फॉर्म हो पाएगा। अब ये कैसे फॉर्म हो सकता है मैम? अगर आप इसको सब्लिमेशन कर दो तो यानी कि 2 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन होगा, ये सबलाइम होगा, सॉलिड से सीधा गैस में आएगा। ठीक है, अब आपको H2 को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 3 बॉन्ड की एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि 3 इंटू डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना? फिर ये आ जाएगा, और बेटा अब आप यहां पर पहुंच जाओगे तो इसको हम डेल्टा एच नॉट बोल देते हैं। ये डेल्टा एच नॉट कैसे निकलता है? रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट से। तो इसकी और इसकी तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि मैम 0 + 0 हो जाएगा माइनस। इसका आपको बॉन्ड एंथैल्पीज देखने हैं, कितने हैं मैम? अब इसमें 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हैं। क्या क्या है बेटा? एक है आपके पास में डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, प्लस आपके पास में कितने बॉन्ड्स हैं? 6 बॉन्ड्स हैं, तो यानी कि 6 इंटू डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा का पूरा नेगेटिव में जाएगा क्योंकि ये सारे रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, बस अब क्या करना है? अब आपको उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है कि जो ये वाला डेल्टा एच फॉर्मेशन होगा आपका, ये किसके बराबर होगा? इस पूरे के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको खुद करोगे। मैंने बॉर्न हेबर साइकिल भी बना के बता दी, लेकिन आगे से बॉर्न हेबर साइकिल आपको खुद बनानी आनी चाहिए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, बढ़िया। और जिन्होंने खुद से ट्राई किया था, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर आपका ये आंसर बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड, गुड वर्क। ओके, यस, चलो इसको लिख लो। ट्राई करना है, इसको सॉल्व करना है, यहीं पे मत छोड़ देना, बहुत पिटोगे, वहीं पर आकर चौटा मारूंगी, बता रही हूं। ठीक है, कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया, चलो बेटा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ये हमारा आज लास्ट एंथैल्पी होगी जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी की एंथैल्पीज हम कल डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एंथैल्पी और बहुत ही आसान है।
पता है ये सबको बहुत मुश्किल लगती है, बट मुझे सबसे आसान लगती है। अब सोचो सोचो, कभी सोचा आपने जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप रोते रोते मम्मी के पास जाते हो, फिर मम्मी आपको कुछ पिलाती है और फिर आपका पेट में एसिडिटी ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या मम्मी ने पिलाया कि वो एसिडिटी ठीक हो गई? कई बार आपको चींटी काट जाती है, जब चींटी काटती है तो ऐसे स्वेलिंग हो जाती है ना, बहुत खुजली होती है, बहुत जलन होती है उसके ऊपर, फिर मम्मी एक ऑइंटमेंट लगाती है और फिर जलन खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या था? तो बेटा यहाँ पे ये जो छोटे छोटे चीजें हैं जो आपके ऑल अराउंड हो रही हैं, यहाँ पर हो रही है न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ हो रही है न्यूट्रलाइजेशन। जब चींटी ने आपको काटा तो चींटी के बाइट में होता है एसिड, ठीक है, और उसके ऊपर जो मम्मी ऑइंटमेंट लगाती है वो होता है बेसिक इन नेचर, बेस। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो उनका होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सेम उसी तरह से जब आपको एसिडिटी हुई तो मम्मी ने आपको एक एल्कलाइन सोल्यूशन पिलाया, बेसिक सोल्यूशन पिलाया, तो आपके पेट की एसिडिटी न्यूट्रल हो गई और आपको दर्द होना खत्म हो गया, ठीक है। जब बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेते हो ना, फिर ये सब होता है आपके साथ, ठीक है। यस, तो दिस इज व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। अब यार जब रिएक्शन होगी, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जब मैम कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है ना। यस, तो बेटा जो यहां पे एंथैल्पी में चेंज आता है, इस रिएक्शन का भी कोई एंथैल्पी चेंज होगा, है ना। ये एंथैल्पी चेंज जो आता है, इसको हम किस पर्टिकुलर पोजीशन में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो मैं अब आपको बताने वाली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बढ़िया है, चलो यहां तक तो समझ आया। अब बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, अब ना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एसिड है आपके पास HCl, मान लो बेस है आपके पास NaOH, तो मैम ये आपस में रिएक्ट करेंगे, हमें सॉल्ट मिलेगा जो NaCl होगा और मैम हमें वाटर मिल जाएगा। मैम कहती है कि जो यहां पे आपका एंथैल्पी चेंज, जो भी एंथैल्पी चेंज आया रिएक्शन का, वो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल है, वो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो किलो जूल्स या फिर जूल्स पर मोल में दिया जाता है, यानी कि पर मोल से उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो भी फिक्स होता है। कितना होता है वो भी बता देती हूं। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो बेटा -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल होता है, -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल होता है। या फिर एक और वैल्यू होती है विच इज योर, ये रिएक्शंस में लिखवा दूंगी, एक सेकेंड रुक जाओ, विच इज योर -57.3 -57, एक सेकेंड, इसकी यूनिट जूल्स थी किलो जूल्स थी, हाँ किलो जूल्स ही थी ना, वही किलो जूल्स पर मोल होती है ना। यस, ठीक है। अब सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हो वो एक्सोथर्मिक होती हैं। हमेशा आपका एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो हीट इवॉल्व होगी, इट विल ऑलवेज बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर एक्सोथर्मिक है नेचर में, यानी कि दैट इज हीट इज इवॉल्व, हमेशा हीट जो होगी वो इवॉल्व होगी, योर हीट इज इवॉल्व, है ना, बाहर दी जाती है, हमेशा गर्म होता है आपका कंटेनर, ठीक है। अगर आप यहां पे इसकी न्यूट्रलाइजेशन की ये देखोगे, आगे इसके नेगेटिव साइन है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि वो हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। चलो ठीक है मैम, यहां तक समझ आया। अब ये जो बेटा आपका पर मोल लिखा हुआ है, ये पर मोल क्या है? पर मोल ऑफ वाटर। जैसे यहां पे 1 मोल पानी बना था ना, तो जब 1 मोल ऑफ वाटर, किसी भी एसिड और बेस में रिएक्शन होगा और आपका 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा, तो आप उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हो और उसकी वैल्यू इसके इक्वल होती
है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये पर मोल किसके लिए है? पर मोल ऑफ वाटर के लिए। जब 1 मोल वाटर बनता है तो आप उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हो। जब 1 मोल वाटर बनेगा एसिड बेस के रिएक्शन से, फिर हम उसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, दैट जो स्पेशल कंडीशन है, जो जैसे हर किसी के लिए था ना, फॉर्मेशन के लिए 1 मोल बनना चाहिए था, कंबशन के लिए 1 मोल मॉलिक्यूल होना चाहिए, फिर ही उसका कंबशन होगा, सेम उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ठीक है। जब आपका एसिड बेस रिएक्ट करे और 1 मोल पानी बनाएगा तो फिर हम उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। यस, तो पहले तो ये सब चीजें लिख लो बेटा, बहुत काम आएंगी, इनको लिख लो, ठीक है। चलो, आई होप आपने अभी तक इसको पॉज करके लिख लिया होगा। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एक तो एसिड बेस का रिएक्शन हो और दूसरा 1 मोल वाटर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि मान लो आपके पास एसिड है और आपके पास बेस है और आपने इनका न्यूट्रलाइजेशन कराया और लेट अस से ये बना आपका NaCl और ये बना आपका H2O, ठीक है। और यहां पे जो आपका डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आया, क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है तो मैंने इसको बोल दिया, ये वैल्यू आ गई आपकी -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। मैम एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन हुआ, आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हमें बता दी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज, इमेजिन कि मैंने एक और एसिड लिया, जो मैंने H2SO4 लिया, प्लस मैंने इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया, तो मुझे क्या मिलेगा, Na2SO4, ठीक है, प्लस यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे आपका 2H2O आएगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि जो मेरा यहां पे डेल्टा HR है वो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इज दिस राइट माय डियर स्टूडेंट्स? आप कहोगे कि मैम यहां पे 2 मोल वाटर बन रहे हैं और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ 1 मोल वाटर के लिए डिफाइन होती है, तो यहां पे जो एंथैल्पी चेंज है वो न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल नहीं है। हाँ, एंथैल्पी चेंज आएगा लेकिन वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अगर बेटा इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं तो हाफ H2SO4 gives me NaOH and this will give me half Na2SO4 plus H2O। तो क्या अब मैं ऐसा बोल सकती हूं कि जो यहां पे मेरा एंथैल्पी चेंज आया है वो मेरे एंथैल्पी चेंज और न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल है? तो बिल्कुल, अब आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहे हैं और आपको 1 मोल वाटर दे रहे हैं, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, अमेजिंग। यहां तक कोई डाउट नहीं है, इसको लिख लीजिए। चलो यहां तक तो आपने कर लिया। अब बेटा मैम आपने अभी तक हमें जो भी चीजें बताई, अब आप हमें थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करो। अब बेटा एसिड और बेस तो अलग अलग तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक एसिड वीक बेस भी हो सकता है ना। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हर किसी के केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग आएगी। तो 1 बाय 1 हर एक चीज को समझेंगे। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जैसे कि HCl वाटर के NaOH के साथ मिलेगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैम ये हमें जो है वो NaCl प्लस वाटर दे देगा, ठीक है। और यहां पे जो चेंज आएगा हम उसको डेल्टा HR को हम कह सकते हैं दैट डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है। और बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल,
या फिर -57.3 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया मैम, इतना तो हमें समझ आया। अब बेटा आपको इसको और कैसे बेटर तरीके से समझना है। आपको पता है कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बेटा, अभी अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ना वो आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो समझ आएगा कि ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है कि वो आराम से अपने आयंस में टूट जाते हैं। यानी कि आप HCl को H+ और Cl- की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है मैम, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, अभी मेरी बात मान लो, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स समझ आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड योर सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट होते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो अपने आयंस के अंदर कंप्लीटली टूट जाते हैं, यानी कि Na+ जो है वो OH- में टूट जाएगा। ठीक है, यस। अब बेटा NaCl की बात करो, अगर NaCl की बात करोगे तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सॉल्ट होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट जो होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं, तो ये भी टूट जाएगा और आपको Na+ और Cl- दे देगा। लेकिन जो आपका वाटर है वो बेटा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है। तो मैम वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो नहीं टूटेगा, तो वो H2O ही रहेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसी बन जाती है। अब अगर आप यहाँ पे रिएक्शन के दोनों साइड देखोगे तो बेटा Na+ इधर भी है, इधर भी है, Cl- इधर भी है, इधर भी है, तो एक्चुअल में आप अगर नेट रिएक्शन देखो तो H+ और OH- मिलके आपको वाटर ही दे रहे हैं। ठीक है, यस। तो ये जो आपके आयंस थे ना, जिनको आपने काट दिया, जिनका कोई रोल नहीं था, जो रिएक्शन के इधर भी थे और इधर भी थे, उन्हें कहा जाता है स्पेक्टेटर आयंस। उनका कोई रोल नहीं होता, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये जो आयंस है इनको क्या नाम दिया जाता है? स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर क्या होते हैं? जो बस देखने आते हैं, जो सिर्फ ऐसा होता है ना, मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है, और मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है तो बस उसको एंजॉय करने आ जाते हैं जो लोग, वो होते हैं स्पेक्टेटर्स, है ना। सेम उसी तरह से इनका कोई रोल नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, बस ऐसे ही प्रेजेंट है, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। तो नेट रिएक्शन तो यही हो रही है ना, और 1 मोल वाटर बन रहा है, और ये होता है तो बेटा आपका वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो हर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका जो मेन काम होता है वो होता है H+ और OH- को मिला के वाटर बनाना, बाकी के जो आयंस होते हैं उनको आपको कैंसल आउट करना होता है। ठीक है, यस। और इस पूरी रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है वो आपका ये वैल्यूज होती हैं, किलो कैलोरीज में ले लो चाहे किलो जूल्स में ले लो। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई होप सबको समझ आ गया। हमारा मेन एम है कि हम ये काट दे स्पेक्टेटर आयंस और हम ये रिएक्शन को ले आए, बस ये रोल होता है हर एसिड बेस रिएक्शन का। ठीक है, इसको लिख लो। अब आप ये समझ सकते हो, the enthalpy of neutralization of strong acid and strong base is -57.3 kilojoules per mole और -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल, चाहे कैलोरीज में ले लो चाहे जूल्स में ले लो। ठीक है, यस, परफेक्ट, लिख लो। चलो बेटा, अब ना यहां तक तो सारी बात समझ आ रही थी। अब ना मैम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस तो समझ आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, ठंडी लगने लगी। अब कहोगे मैम आज तो आपको पहली बार ठंड लग रही है, वाह। ठीक है, तो थोड़ी देर एसी बंद कर देते हैं। तो बेटा अब यहां तक तो समझ आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बढ़िया केस था मैम, बहुत सही था। अब बेटा अगर ऐसा हो कि दोनों में से कोई एक वीक हो, वीक एसिड या वीक बेस, फिर क्या होगा पता है क्या? जो आपके वीक एसिड्स और वीक बेसेस होते हैं, मैं आपको बता देती हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है,
और बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स बताती हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली आयनाइज की बात कर रहे हो तो एग्जाम्पल है आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, जैसे कि NaOH, KOH एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज में टूट जाते हैं। सॉल्ट, सारे के सारे सॉल्ट्स, यानी कि Na2SO4, NaCl, CH3COO, Na, ये सारे के सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जो आपके वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि CH3COOH या फिर HCOOH, ये सब आपके वीक एसिड्स होते हैं, तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। वीक बेस जैसे कि NH4OH, जनरली तो आपको यही एग्जाम्पल दिया जाता है, तो ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। अब आप कहोगे कि मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम इसे यूज करेंगे बच्चे, अब हम आगे इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। यस, पर तुम एक बार समझ लोगे ना, मैं गारंटी ले रही हूं कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यस, तो पहले तो ये लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। लिखा कि नहीं, लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर लिख लिया तो बेटा अब जो हमारा दूसरा केस है वो है, मान लो कि आपके पास में एक वीक एसिड है और आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक एग्जांपल ले लो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, ले लो मैम। वीक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, है ना, हाँ, और ये मिलके आपको सॉल्ट देंगे CH3COONa प्लस H2O, ठीक है। अब मैम हमें पता है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमारे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है, तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। हाँ कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, न्यूट्रलाइजेशन तो होगा ही ना। यस, तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है एज लॉन्ग एज 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको पता है कि ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक सॉल्ट है ना। तो मैम एक वीक एसिड जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपने कहा था कि एक वीक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो अपने आयंस के अंदर नहीं टूट सकता, कंप्लीटली नहीं टूटेगा। तो लेट अस से कि ये आपका CH3COOH की फॉर्म में ही रहता है। अगर हम NaOH की बात करें तो ये तो मैम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये तो कंप्लीटली आयंस में टूटेगा, ये तो आपको Na+ और OH- दे देगा। अब अगर आप एक सॉल्ट की बात करते हो तो मैम सॉल्ट भी आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाता है, तो ये भी टूट जाएगा। तो अगर ये टूट जाएगा तो मैम CH3COO- प्लस Na+ हो जाएगा, है ना। मैम वाटर तो नहीं टूटता, वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वाटर नहीं टूटेगा, ठीक है। हाँ, अब बेटा अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो हम अभी सारे के सारे स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि CH3COO- है यहां, लेकिन यहां पे ये अलग नहीं हो पा रहा है ना, और मैम वाटर भी नहीं बन पा रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब बच्चे हमें कुछ अलग सी चीज करनी पड़ेगी, और वो अलग चीज क्या है? वो अलग चीज ये है बेटा कि इस CH3COO- पे आपको कुछ डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। अब अगेन काइंड ऑफ जो आप बॉन्ड तोड़ते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक एसिड है तो हम उसको डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसके हाइड्रोजन को अलग करने के लिए, इन दोनों को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आप कुछ एनर्जी लगा रहे हो तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो मैम ये डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, टूटना नहीं चाह रहा, हमें बाहर से देनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये आपकी पॉजिटिव होती है। जब आपने ये दे दी तो फिर ये टूट जाएगा और ये जो है अब आपका CH3COO माइनस में और H प्लस में टूट जाएगा। ये तो आपके पास Na प्लस और OH माइनस था ही, ठीक है। यहां से आपके पास में CH3COO माइनस आ गया और आपके पास Na प्लस आ गया, प्लस आपके पास वाटर भी आ गया। अब अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो क्या चीजें कट रही हैं? ये मैम यहां से कैंसिल हो गया, Na प्लस से मैम Na प्लस कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास नेट रिएक्शन आई वो आ गई H प्लस प्लस OH माइनस, जो मुझे दे देगा क्या? H2O, है ना? यस। और मैंने आपको बताया था कि H प्लस OH माइनस जब वाटर देता है वो तो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड में हो चाहे वीक एसिड में हो, वो तो सेम ही रहता है, वो तो आपका सेम ही रहता है, राइट? यस। तो बेटा ये वाला जो चेंज होता है एक्चुअल में ये आपका वैल्यू जो होती है वो -13.7 किलो कैलोरीज के इक्वल होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, एस लास्ट में तो यही बनता है ना। अगर आप पीछे वाला केस देखोगे तो इसमें भी तो यही बन रहा था, तो यहां पे जो चेंज आ रहा था वो आपका -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल वाला चेंज था, और ये जो था वो इसी के इक्वल था क्योंकि सब टूट गए थे तो एंड में ये आ गया था। लेकिन इस बार आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, फिर आपके पास ये आया, है ना? हाँ, तो अब बेटा अगेन वही बॉर्न हेबर साइकिल वाली बात है। चाहे आप यहां से यहां जाओ तो ये वाली एनर्जी आ रही है, और अगर आप ऐसे करके पूरा जाते हो तो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी ऐड होके आपको वही देगी। तो क्या मैं कह सकती हूं बेटा कि जो आपका डेल्टा HR है वो किसके इक्वल आया? -13.7 प्लस मैम डेल्टा H डिसोसिएशन के, है ना? इस रास्ते से जाओ या फिर इस रास्ते से जाओ, बात तो एक ही है। तो मैम इस रास्ते से जा रहे हैं तो सिर्फ ये आ रहा है, इस रास्ते से जा रहे हैं तो एक डिसोसिएशन आ रही है और एक ये वाली वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये आपके इसके बराबर होगी। और जो डिसोसिएशन वैल्यू होती है बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 5 से 10, इसको ना जूल्स में लिख लो, -57.3, ठीक है। जूल्स में लिखोगे तो 5 to 10 किलो जूल्स पर मोल के अराउंड एनर्जी होती है, ठीक है, और वो भी प्लस की होती है, ठीक है। हाँ, तो यानी कि अगर आप नेट रिएक्शन देखोगे तो आपकी डेल्टा HR जो है वो वैल्यू नेट जो है वो अभी भी -57 में से अगर 5 या 10 वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो भी क्या होगा? वैल्यू तो पॉजिटिव ही आई, नेगेटिव ही आएगी। ये वैल्यू तो अभी भी नेगेटिव आ रही है, लेकिन ये जो है वो -57 के कंपैरिजन में कम आएगी, है ना? यानी कि मैम ये अप्रोक्सीमेटली मान लो हमने 5 वैल्यू ले ली तो ये -52.3 किलो जूल के अराउंड आ जाएगी या फिर कुछ कम। तो जितनी कम नेगेटिव वैल्यू यानी कि उतनी कम हीट इवॉल्व होगी, है ना? यस, क्योंकि उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो थी वो डिसोसिएशन ने यूज कर ली, ठीक है। यस, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक वीक एसिड होता है तो आपको उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और इस वजह से जब उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो आती है वो -57.3 से कंपैरेटिवली कम वैल्यू आती है, ठीक है। यानी कि कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, राइट? नेगेटिव तो होती है, हीट रिलीज तो होती है, लेकिन कम नेगेटिव वैल्यू आती है तो कम हीट रिलीज होती है। समझ आया? यस, परफेक्ट। तो ये लाइन यहां पे लिखी है, द रिएक्शन वुड स्टिल बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि अभी भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो है तो अभी भी एक्सोथर्मिक, बट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज वुड बी लेस। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको डिसोसिएशन में यूज करनी पड़ गई, ठीक है। तो ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उस सारे को अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो। ठीक है, चलो अब बेटा नेक्स्ट केस जो होगा, थर्ड केस, वो होगा एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अगर आपके पास में मान लो वीक बेस है NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड है मान लो HCl, जो आपको दे देगा क्या? NH4Cl सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर हम इसके केस में बात करें तो हमें पता है कि ये होगा मैम डेल्टा HR,
है ना, ये होगी इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि अभी भी एक मोल ही है, तो मैम ये अभी भी डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के इक्वल होगा। अब मैम मुझे पता है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये एक वीक बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये मैम एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता ही है, और वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो टूटेगा नहीं, है ना। अब देखो बेटा, ये तो कंप्लीटली टूट जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैम, इसको तो फटाफट तोड़ देंगे H प्लस और Cl माइनस में। इसकी बात करो, वीक है तो आपको इसको तोड़ने के लिए डेल्टा H डिसोसिएशन देना पड़ेगा। हाँ मैम, कितना, कुछ दोगे अमाउंट, NH4 प्लस OH माइनस में फिर टूटेगा, ठीक है, यस। यहां से आपको क्या मिल जाएगा मैम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली टूट जाएगा, NH4 प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, प्लस मैम वाटर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कैंसिल करने की बात करें तो NH4 से NH4 चला जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास H प्लस प्लस OH माइनस जो है वो H2O आ जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो हमारी किसके बराबर होती है, -57.3 किलो जूल पर मोल के बराबर होती है, राइट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वही बात बेटा, आपका जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा H डिसोसिएशन के माइनस ये वाली वैल्यू -57.3, तो ये 57.3 किलो जूल पर मोल है, यानी कि अभी भी ये फिर से वही होगा बेटा, 5 से 10 किलो जूल पर मोल वैल्यू होती है इसकी, तो यानी कि अभी भी आपका डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन, जब आपके पास में एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तब भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आती है, लेकिन कम नेगेटिव आती है, वो डिपेंड करता है कि कितना आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रहे हो, बिल्कुल पहले वाले केस की तरह, राइट, यस, बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, ये लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से वाटर ऐसे फॉर्म होगा, बढ़िया है, 1 नंबर, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको भी लिख लो। अब बेटा अगर आपको ये सब समझ आ गया तो फोर्थ केस तो एकदम मक्खन होगा आपके लिए। अब आपके पास वीक ही एसिड है, वीक ही बेस है, तो क्या होगा मैम, अगर वीक एसिड है तो लेट अस से हमने वीक एसिड ले लिया CH3COOH, वीक बेस ले लिया NH4OH, सॉल्ट बन गया CH3COONH4 प्लस H2O, ठीक है। तो यहां पे जो चेंज आएगा वो अभी भी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ही होगा क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है। इस बार ये आपके पास वीक एसिड है, ये आपके पास वीक बेस है और ये आपका सॉल्ट है ना। हाँ, तो मैम इस बार हमें इसको तोड़ने के लिए आयंस के अंदर डेल्टा H डिसोसिएशन देना पड़ेगा। तो हमारे पास CH3COO माइनस आएगा और H प्लस आएगा। बेटा ये भी आपका क्या है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो इसको भी तोड़ने, क्योंकि वीक बेस है ना, तो वीक बेस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको भी तोड़ने के लिए डेल्टा H डिसोसिएशन चाहिए होगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, टूट जाएगा फिर NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। अब बेटा ये तो सॉल्ट है और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। सॉल्ट तो चाहे वीक एसिड के हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के हो, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैम ये तो अपने आयंस में टूट ही जाएगा, ठीक है, प्लस H2O आ जाएगा, बढ़िया, यस। तो अगर हम यहाँ पे कैंसिल करने लगे तो ये मैम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, NH4 से NH4 कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा H प्लस OH माइनस जो हमें दे देगा H2O, और ये वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -57.3, राइट, यस। तो अगर आप यहां पर बेटा अपना डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन देखोगे तो वो कितना आएगा, ये वाला डिसोसिएशन भी ऐड होगा, ये वाला डिसोसिएशन भी ऐड होगा, यानी कि डेल्टा H डिसोसिएशन किसका, वीक एसिड का, डेल्टा H डिसोसिएशन किसका, वीक बेस का, -57.3, है ना। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो बेटा ये भी 5 से 10 किलो जूल पर मोल के अराउंड होगा और ये भी आपका 5 से 10 किलो जूल पर मोल के अराउंड ही होगा, है ना। लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो आपकी अभी भी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो है वो नेगेटिव ही आएगी, लेकिन ये सबसे कम होगी क्योंकि इसमें
डिसोसिएशन एनर्जीज लग रही हैं, राइट? यस। तो हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। हीट तो अभी भी रिलीज होगी, लेकिन सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, समझ आ गया? क्योंकि दो डिसोसिएशन एनर्जीज जो होती हैं वो आपकी ऐड होती हैं, ठीक है? यस, परफेक्ट। आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो। चलो, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अगर ये समझ आया तो एक क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 3 मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड यानी कि एक एक हाइड्रोजन है उनके पास, और आपके पास में 3 मोनोबेसिक एसिड्स हैं और आपको उनकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है। What will be the order of their acidic strength? तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ी सी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, मैं आपको बता देती हूं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उतना ज्यादा इजीली H प्लस लूज कर देता है, वो उतनी ही आसानी से H प्लस लूज कर देता है। तो अगर कोई एलिमेंट H प्लस लूज करना चाहता है तो बेटा उसके H प्लस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही उसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी वाला आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि वो H प्लस खुद से लूज करना चाहता है। अगर कोई खुद से दोस्ती तोड़ना चाहता है अपने दोस्त के साथ तो ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। यस, तो यानी कि आपको यहाँ पे HA दिया हुआ है, HB दिया हुआ है और HC दिया हुआ है, और इनके डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वैल्यूज आपको दिए हैं। कितने? -10.5, -12.4 और -12.7। अब सोचो डेल्टा H डिसोसिएशन बेटा किसका सबसे कम होगा? आपको पता है दैट जब भी एक वीक एसिड होता है तो जो -13.7 वैल्यू होती है उसके साथ हम कुछ डेल्टा H डिसोसिएशन हमें डालना पड़ता है, तब हमारे पास में डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन आता है वीक एसिड और वीक बेस के केस में। अब अगर ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं दैट ये डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वैल्यूज आपको यहां पे दी हुई हैं, ये सारी, है ना। हाँ, तो देखो डेल्टा H डिसोसिएशन किसका सबसे कम होगा, ठीक है, तो डेल्टा H डिसोसिएशन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा HN प्लस 13.7, ठीक है। अब देखो डेल्टा H डिसोसिएशन यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे 13.7 प्लस का है, ये 10.5 माइनस का है, तो यहां पे कुछ वैल्यू आएगा, यहां पे बेटा और कुछ वैल्यू आएगा, बट सबसे कम वैल्यू कौन सा होगा? ये वाला होगा 12.7। यहाँ पे जब सबसे ये वाली वैल्यू को जब ऐड करोगे न्यूट्रलाइजेशन 12.7 तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। यस, यहाँ पे मैम मिनिमम वैल्यू आ रही है। अगर C की सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो C आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद में B, राइट, तो फिर B होगा, और सबसे कम एसिड जो स्ट्रॉन्ग होगा वो A होगा। तो C फिर B फिर A, तो ऑप्शन C जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे जब आपको न्यूट्रलाइजेशंस दिए हुए हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया इसने। ठीक है, बढ़िया है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया। लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास में 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, और एक आपके पास में H2SO4 है, ठीक है। आर न्यूट्रलाइज कंप्लीटली बाय डाइल्यूट NaOH। इसको भी NaOH के साथ रिएक्ट करवाया और इसको भी NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O, और यहां पे मिलेगा आपको
Na2SO4 प्लस H2O, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, सोल्यूशन बाय विच x एंड y किलो कैलोरीज ऑफ हीट आर लिबरेटेड। तो यहाँ पे x हीट लिबरेट हो रही है, यहाँ पे y हीट लिबरेट हो रही है, ये आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने आपको बोला था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज होते हैं तो जो आपके डेल्टा HN की वैल्यू होती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो होती है -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल, है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, और ये पर मोल क्या होता है, वाटर होता है। आपके पास HCl था, NaOH था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके 1 मोल वाटर बना रहे हैं, है ना। यस, तो मैं कह दूं कि ये वाली वैल्यू x के बराबर है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो -13.7 किलो कैलोरीज के बराबर है, ठीक है। अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इस बार मैम 2 मोल वाटर बन रहे हैं। तो बेटा जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और 1 मोल वाटर बनता है तो आपकी x अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। अगर 2 मोल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है तो 2x अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी। तो यानी कि मैम जो y है वो किसके बराबर हो गया होगा, 2x के बराबर हो गया होगा, हाँ कि नहीं। यही रिलेशन था, y इज इक्वल टू 2x, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, हाँ कि नहीं, राइट, यस। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं यार, सुपर इजी, राइट, यस। लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, इसके आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है दैट ये जो रिएक्शन दी हुई है इसकी आपको डेल्टा HR वैल्यू दी हुई है और आपको डेल्टा H आयनाइजेशन या फिर डेल्टा H डिसोसिएशन बताना है, ठीक है। देखो अब मेरे को CH3, मैं पेन ले लूं दूसरा कलर का, नहीं तो कंफ्यूज ही आ जाओगे। CH3COOH है, NaOH है, और मैम मेरे को यहाँ पे ये CH3COO Na दिया हुआ है और H2O दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा HR वैल्यू है वो आपको 55.9 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। पहले इसको लिखो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये तो सॉल्ट है ही। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले तो खुद ट्राई करना है, ठीक है। पॉज करके कर लो, आई होप पॉज करके कर लिया होगा। अब देखो मैम ये वीक एसिड है तो मुझे इसके अंदर डेल्टा H डिसोसिएशन देना पड़ेगा, फिर ये मुझे CH3COO माइनस प्लस H प्लस दे देगा। मैम ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ही, तो ये तो सीधा ही Na प्लस और OH माइनस में चला जाएगा। यहां से मैम ये तो अगेन सॉल्ट है, सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरा टूट जाएगा, तो CH3COO माइनस प्लस Na प्लस हो जाएगा। और मैम वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो नहीं टूटेगा, है ना। अब बेटा कैंसिल करो स्पेक्टेटर आयंस को, ये कैंसिल होगा, यहां से Na प्लस जाएगा Na प्लस से, तो पीछे बच गया H प्लस प्लस OH माइनस जो मेरे को देगा H2O। अब बेटा क्योंकि वैल्यू किलो जूल में है तो आपको यहाँ पे भी किलो जूल वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यानी कि -57.3 लिखनी पड़ेगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इस रास्ते से जाओ चाहे घूम के इस रास्ते से जाओ, बातें तो एक ही है। यानी कि मैम हम कह सकते हैं दैट डेल्टा HR जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा H -57.3 प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन के बराबर है, ठीक है। डेल्टा HR वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 55.9, तो मैम ये 55 माइनस का 0.9 है, ये -57.3 है, और ये हमारा डेल्टा H डिसोसिएशन है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी, राइट, यस, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा H डिसोसिएशन जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, +57.3 -55.9, तो ये आंसर आपका ऐसे आ जाएगा, राइट, यस। ऐसे आसान सवाल पूछते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। वीक एसिड वीक बेस के केस में बस डिसोसिएशन एनर्जी वाला पॉइंट लगा दो, ठीक है। लिख लो इसको, यहां पे आयन लिखा है, इसका मतलब यही है कि आपको डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। अलग अलग नाम से बोल देते हैं बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिख लो।
अगर बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ आया जो अभी किया था, तो ये वाला क्वेश्चन आप 2 सेकंड में कर लोगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही है, डिट्टो पहले वाले के जैसा है। क्यों? देख लो, आपको रिएक्शन का डेल्टा एच आर वैल्यू दिया हुआ है, मैं खुद बता रही हूं कि ये रिएक्शन का डेल्टा एच आर वैल्यू है। इस बार क्योंकि किलो कैलोरीज में दिया है तो कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? -13.7 किलो कैलोरीज वाली। डिट्टो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है। बस रिएक्शन ना पूरी लिख के नहीं दी है, रिएक्शन नहीं लिख के दी तो क्या हुआ, खुद से बना दो। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर CH3COOH है, ठीक है, जो आपको H प्लस और CH3COO- ऐसे दिखा रखा है, ठीक है बेटा। हाँ, अभी आप इसमें NaOH ऐड कर दो। अगर आपने इसमें NaOH ऐड कर दिया तो यहाँ पे OH- और Na+ ऐड हो जाएगा, काइंड ऑफ, है ना। हाँ, तो यानी कि मैम यहाँ पे हमें इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, डेल्टा H डिसोसिएशन देना पड़ेगा। ये हमें CH3COO- प्लस H+ देगा। यहाँ पे आपके पास Na+ और OH- आएगा, है ना। यस, यहाँ पे बेटा आपके पास में H+ और OH- मिलके आपको वाटर दे देगा, प्लस आपके पास में CH3COO- और Na+ आएगा। ऐसे आपको रिएक्शंस को अरेंज करना आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब ये सोचना था कि ये दोनों मिलके एक्चुअल में पानी बनाते हैं, तो ये हमसे उसी रिएक्शन की बात कर रहा है। घुमा के जरूर देंगे, पर देंगे बहुत आसान चीज। तुम 2 सेकंड में कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो गया, Na+ से Na+ कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू जो है किसमें दी हुई? किलो कैलोरीज, तो -13.7 किलो कैलोरीज के इक्वल होगी। फिर से -13.7 प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन जो है वो किसके बराबर आ गया? -12.7 के। आंसर आ गया, डेल्टा H डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या? 1 किलो कैलोरी पर होल। आंसर ही निकाल दिया यार, ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी, मैंने होमवर्क दिया और खुद ही कर दिया क्वेश्चन को, देखा। बस बहुत चुटकियों में होगा, बस रिएक्शन को देख के घबराने का नहीं है। अगर न्यूट्रलाइजेशन दिया है तो पक्का इसी तरीके से होगा, अगर वीक एसिड दिया है तो पक्का यही तरीका होगा करने का। बस आपको उस रिएक्शन को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करना सीखना है, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। लिख लो इसको पॉज करके, ठीक है। चलो, इसके बाद में क्या हम ये वाला क्वेश्चन अभी कर पाएंगे? कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस विद NaOH इफ द हीट ऑफ डिसोसिएशन इज। ओके बेटा, ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क में कर सकते हो। अब मैंने आपको इस तरह के इतने सवाल करा दिए हैं कि अब आप इसको कर सकते हो। ये जो HCOOH होता है वो आपका एक वीक एसिड होता है, तो आपको इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है। इस बार आपको रिएक्शन की एंथैल्पी नहीं दी हुई, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी नहीं दी हुई, आपको दिया हुआ है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन दिया है तो 2 सेकंड में कर दो यार, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो। वैसे तो ये आपसे नहीं पूछा जाता, बट फिर भी अगर पूछ ले तो ये नोट बना के लिख लो बेटा। ये कहता है कि जो HF है, अभी तक जितने भी वीक एसिड थे उनके केसेस में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रहा था उसमें कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती थी। कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती थी, मानते हो इस बात को? यस। लेकिन HF एक ऐसा वीक एसिड है जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसकी लैटिस एनर्जी का रीजन होता है, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो आप इसको समझोगे। आपको बस ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि HF एकमात्र ऐसा वीक एसिड है जिसमें डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसमें हीट ज्यादा रिलीज होती है। वीक एसिड है फिर भी ज्यादा हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीजेस विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट मींस मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, इस नोट को आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा।
With this, let's end our session today. And हमने मेजरली सारे एंथैल्पीज कर लिए, सारे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, और अब आप कोई गलती नहीं करोगे. लेट मी टेल यू दैट सबसे ज्यादा इजी पार्ट अब आपका हो गया है बेटा. थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे जो टिपिकल वाला पार्ट था ना, मैंने खत्म कर दिया. अब सिर्फ कुछ छोटी मोटी एंथैल्पीज पढ़ी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, यस. और फिर हम कल ही नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो. ठीक है, यस. तो होमवर्क क्या है? होमवर्क कुछ नहीं है भाई, आपको करना है बहुत सारा रिविजन. दूसरा, आपको करने हैं अपने टीपीपी. तीसरा, आपको करना है बेटा मॉड्यूल सॉल्व. अब बेटा आप मॉड्यूल को सॉल्व करो पूरा. जितने भी क्वेश्चंस है सभी ट्राई करो, आप कर पाओगे. ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं है, वो फिर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन अब आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस खुद से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, यस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया. विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एंड आवर सेशन. सो थैंक यू सो मच, आप यहां तक बने रहे हैं. आप कौन सा लेक्चर था आज हमारा? आई थिंक हमारा 9th लेक्चर था. आप 9वें लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है. ठीक है, यस, ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है एंड हैप्पी रहना है और पढ़ाई करते रहना है. ठीक है, यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ. लेट्स होप सो. ओके, यस. सो टिल देन कीप स्टडिंग. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.